आइए कुंडली में राजयोग से शुरुआत करें ताकि ये समझा जा सके कि वास्तव में राजयोग का अर्थ क्या होता है। इन संयोजनों को राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शक्ति और उद्देश्य के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुख्य रूप से केंद्र भावों पहला, चौथा, सातवां और 10वां और त्रिकोण भावों पहला, पांचवां और 9वें के बीच संबंध से बनते हैं। केंद्र भाव जीवन के स्तंभ और कर्म को दर्शाते हैं, जबकि त्रिकोण भाव कृपा, भाग्य और पूर्व जन्म के पुण्य को दर्शाते हैं। जब इन भावों के स्वामी आपस में स्थिति, दृष्टि या युति के माध्यम से जुड़ते हैं, तो एक शक्तिशाली समन्वय यानी सिनर्जी उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति का वातावरण यानी केंद्र उसके अंतर्निहित भाग्य और प्रतिभा को पूर्ण रूप से समर्थन करता है। जहां राजयोग व्यक्ति के पद, शक्ति और राजसी उन्नति पर केंद्रित होता है, वहीं धन योग या धन्य योग स्थायी धन, आर्थिक स्थिरता और भौतिक संसाधनों के लिए विशेष संयोजन माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ये योग मुख्य रूप से अर्थ यानी धन भावों के आपसी संबंध से बनते हैं, विशेषकर द्वितीय भाव संचित धन, संपत्ति और वाणी, और 11वां भाव लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति से। जब इन भावों के स्वामी त्रिकोण भावों के स्वामियों से जुड़ते हैं, तो एक ऐसा प्रवाह यानी फ्लो बनता है जिसमें व्यक्ति का भाग्य और बुद्धिमत्ता सीधे ठोस संपत्ति और धन में परिवर्तित होने लगती है।
कुंडली में दिए गए संयोजन कई धन योगों की ओर संकेत करते हैं, जो धन, लाभ और आर्थिक समृद्धि से जुड़े ग्रह संबंध होते हैं। ये योग मुख्य रूप से तब बनते हैं जब धन देने वाले भावों जैसे 2 नंबर भाव संचित धन, 5 नंबर भाव बुद्धि, 9 नंबर भाव भाग्य और 11 नंबर भाव लाभ और आय के स्वामी आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं। जब ऐसे ग्रह एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो वे जीवन में आर्थिक वृद्धि, अवसर और समृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इस कुंडली में लग्नेश बुध का 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ 10वें भाव में युति करना ये दर्शाता है कि जातक के व्यक्तिगत प्रयास, बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता सीधे तौर पर लाभ और पेशेवर सफलता से जुड़े हुए हैं। चूंकि 10वां भाव कर्म और करियर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये संयोजन पेशेवर गतिविधियों के माध्यम से आय और प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार 5वें भाव के स्वामी शुक्र का 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ 10वें भाव में युति करना आर्थिक संभावनाओं को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि 5वां भाव पूर्व जन्म के पुण्य और क्रियात्मकता का सूचक है। जब ये लाभ के भाव से जुड़ता है तो ये प्रतिभा, सट्टा, स्पेक्युलेशन या करियर में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के माध्यम से लाभ दिला सकता है। 9वें भाव के स्वामी शनि और 11वें भाव के स्वामी मंगल के बीच पारस्परिक दृष्टि भाग्य और लाभ के बीच संबंध स्थापित करती है, जो ये संकेत देती है कि आर्थिक प्रगति में भाग्य और नियति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। D9 नवमांश चार्ट 5वें भाव के स्वामी बुध और 9वें भाव के स्वामी शुक्र की लग्न में युति एक मजबूत त्रिकोणीय संबंध बनाती है, जो ये दर्शाती है कि जातक का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और भाग्य मिलकर आर्थिक अवसरों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार का योग अक्सर ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ज्ञान, योजना और समझदारी भरे कार्यों के माध्यम से संसाधनों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। D24 चार्ट आगे चलकर धन से जुड़े संकेत सेकंड भाव के स्वामी सूर्य और 9th भाव के स्वामी बृहस्पति के बीच पारस्परिक दृष्टि से भी दिखाई देते हैं, जो संचित धन को भाग्य और आशीर्वाद से जोड़ती है। सेकंड भाव के स्वामी सूर्य और 11th भाव के स्वामी शुक्र के बीच पारस्परिक दृष्टि बचत और लाभ के बीच संबंध स्थापित करती है, जो समय के साथ आर्थिक स्थिरता बनाने में सहायक हो सकती है। अंत में 9th भाव के स्वामी बृहस्पति और 11th भाव के स्वामी शुक्र की 9th भाव में युति भाग्य, लाभ और समृद्धि को अत्यंत सशक्त रूप से जोड़ती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि धन के अवसर अनुकूल परिस्थितियों, गुरुजनों के सहयोग या लाभकारी संबंधों के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। समग्र रूप से कुंडली में अनेक धन योगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि जातक के पास आर्थिक उन्नति के कई मार्ग हो सकते हैं। मेरे अनुसार ये चार्ट निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की संभावनाओं को आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंडली में उपस्थित संयोजन इस बात का पर्याप्त संकेत देते हैं कि व्यक्ति की धन या आर्थिक स्थिति किस प्रकार विकसित हो सकती है। निस्संदेह इसका आकलन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इन संयोजनों का अध्ययन करना कुंडली में दर्शाई गई संभावनाओं को समझने में सहायक सिद्ध हो रहा है।
धन योग या लक्ष्मी योग सामान्यतः धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा और समाज में पहचान से जुड़े माने जाते हैं। सामान्य समझ में लोग उस व्यक्ति का अधिक सम्मान करते हैं जिसके पास आर्थिक शक्ति और भौतिक सफलता होती है। कई बार धन को सफलता का प्रत्यक्ष मापदंड माना जाता है और समाज अक्सर किसी अमीर व्यक्ति को भाग्यशाली या समृद्ध समझ लेता है। हालांकि मेरी समझ में लक्ष्मी को केवल धन या भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का आशीर्वाद कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे अवसर, सुख सुविधाएं, प्रभाव, प्रतिष्ठा या जीवन में समग्र समृद्धि। फिर भी सामान्य व्यवहार में हम इन योगों को प्रायः आर्थिक समृद्धि से ही जोड़ते हैं। इनके वास्तविक महत्व को समझने के लिए मैं इन कुछ संयोजनों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं और ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसी कुंडली में कैसे कार्य करते हैं। चूंकि मुझे पहले से पता है कि जिस जातक की कुंडली में देख रहा हूं वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसलिए ये जानना रोचक हो जाता है कि क्या इन योगों ने कहीं ना कहीं उसकी उन्नति में योगदान दिया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि दो व्यक्ति बिल्कुल एक ही समय पर जन्म लेते हैं और उनकी कुंडलियों में समान धन योग होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों एक ही स्तर की संपत्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। व्यक्ति किस आधार से जीवन शुरू करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति जो महल में जन्म लेता है और दूसरा जो झुग्गी में जन्म लेता है, दोनों की संपत्ति का स्तर समान नहीं हो सकता। भले ही दोनों अपने अपने जीवन में प्रगति करें, उनकी उन्नति हो सकती है, लेकिन उसका स्तर और परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से अलग होंगी। निश्चित रूप से कुछ दुर्लभ और अपवाद स्वरूप उदाहरण भी होते हैं जहां कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से बहुत आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे योगों की पहचान करना आसान नहीं होता और इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी भी सीखने के चरण में हूं और इन सिद्धांतों की केवल सतह को ही छू रहा हूं। इसलिए इस सीमित समझ के साथ मैं केवल इन योगों का अन्वेषण करने और ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि ये उस व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका निभा सकते हैं जिसकी कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा हूं।
कुंडली का अध्ययन करते समय मुझे विभिन्न विभाजित चार्टों में कई ग्रह संबंध दिखाई दिए, जो ज्ञान के माध्यम से दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन करने की प्रबल प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। कुंडली में देखे गए ये संयोजन शिक्षण, अध्ययन और ज्ञान के आदान प्रदान से जुड़े पेशे के लिए कई संकेत प्रदान करते हैं। ज्योतिष में 5वां भाव बुद्धि, शिक्षा और दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 10वां भाव पेशा और सार्वजनिक कार्यों को दर्शाता है। जब 5वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली D1 में 10वें भाव से जुड़ता है, तो ये अक्सर संकेत देता है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समझाने की क्षमता व्यक्ति के पेशे का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा लग्नेश और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध इस संभावना को और मजबूत करता है, क्योंकि लग्न व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ये संकेत मिलता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी बुद्धि और ज्ञान को अपनी पहचान के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसा कि D1 चार्ट में 10वें भाव में बुध और शुक्र की स्थिति से देखा जा सकता है। 11वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध भी बौद्धिक गतिविधियों, शिक्षण या मार्गदर्शन के माध्यम से लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त होने का संकेत देता है। आगे नवांश D9 चार्ट से भी इस बात को समर्थन मिलता है, जहां लग्नेश और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध फिर से ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक प्रवृत्तियों की महत्ता को दर्शाता है। D9 में 5वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी के बीच संबंध इस संकेत को और मजबूत करता है कि व्यक्ति का पेशा शिक्षण, मार्गदर्शन या शैक्षणिक कार्यों के इर्द गिर्द हो सकता है, क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान को करियर और जिम्मेदारियों से जोड़ता है। सिद्धांश 24 चार्ट, जो विशेष रूप से शिक्षा, अध्ययन और शैक्षणिक क्षमता से संबंधित होता है, और भी स्पष्ट रूप से इस संकेत को मजबूत करता है। D24 में लग्नेश और 3rd भाव के स्वामी के बीच संबंध ये दर्शा सकता है कि व्यक्ति में सीखने के लिए प्रयास, संचार कौशल और ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। D24 में 4th भाव के स्वामी और 2nd भाव के स्वामी के बीच संबंध मूलभूत शिक्षा और ज्ञान को वाणी या शिक्षण के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता का संकेत देता है। D24 में 5th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, गुरु और उच्च शिक्षा का प्राकृतिक कारक है। इसका 5th भाव पर प्रभाव शिक्षण, मार्गदर्शन और शैक्षणिक विकास की संभावनाओं को और अधिक मजबूत करता है। जब इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए, तो विभिन्न चार्टों में 1st, 5th और 10th भावों के बीच बार बार बनने वाले संबंध तथा शैक्षणिक विभाजन चार्ट में बृहस्पति का प्रभाव ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति में ऐसा पेशा अपनाने की प्रबल प्रवृत्ति हो सकती है, जहां ज्ञान को सीखना, परिष्कृत करना और दूसरों के साथ साझा करना मुख्य भूमिका निभाता है। ये पैटर्न स्वाभाविक रूप से शिक्षण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण या ऐसे किसी भी क्षेत्र में करियर के रूप में प्रकट हो सकता है, जहां ज्ञान के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करना प्रमुख भूमिका बन जाता है। इस कुंडली का अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने के बाद मैं कम से कम इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि KN राव ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण के लिए क्यों चुना होगा। कुंडली में उपस्थित संयोजन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि वे एक उत्कृष्ट ज्योतिषी के रूप में कैसे उभरे और उन्हें पहचान, सम्मान तथा समर्थन कैसे प्राप्त हुआ। जिन कुछ सिद्धांतों को मैंने लागू किया है, उनसे भी कुंडली की शक्ति और गहराई का आभास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक अनुभवी गुरु उनकी कुंडली में ऐसे कई सूक्ष्म योग और संभावनाएं तुरंत देख लेते होंगे, जिन्हें मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने जो कुछ भी देखा है, वह केवल मेरे वर्तमान सीखने के स्तर के अनुसार सतही अवलोकन है। शायद अधिक कुंडलियों का अध्ययन करने और सिद्धांतों को बार बार लागू करने से मैं धीरे धीरे इस विषय को और गहराई से समझ पाऊंगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं एक बात अवश्य साझा करना चाहूँगा कि जितना अधिक हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, यह उतना ही अधिक आश्चर्यजनक लगता है। यह समझ पाना वास्तव में कठिन है कि इतना गहन ज्ञान कैसे अस्तित्व में था, जहां केवल एक कुंडली का विश्लेषण करके व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं, दिशा और क्षमताएं समझी जा सकती हैं। मैं KN राव और उनके संस्थान की पूरी टीम के प्रति गहरा सम्मान रखता हूं, जिन्होंने इस विषय को पुनर्जीवित करने और व्यवस्थित रूप देने के लिए इतना समर्पित कार्य किया। अब तक जो भी मैं सीख रहा हूं, मैं इस यात्रा का ईमानदारी से आनंद ले रहा हूं। यद्यपि मेरा यह अध्ययन केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, फिर भी यह प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत संतोषजनक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने वाली है। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूँगा। वर्तमान में मैं इन कुंडलियों को तैयार करने के लिए निःशुल्क ज्योतिष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ।
अन्य सॉफ्टवेयर या पुस्तकों में छपी कुंडलियों की तुलना में इसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। कभी-कभी ग्रहों की डिग्री में अंतर गणना पद्धति, अयनांश या तकनीकी सेटिंग्स के कारण हो सकता है। इसी कारण विभाजित कुंडलियों में भी कुछ छोटे अंतर दिखाई दे सकते हैं, जिनके प्रति मैं हमेशा पूर्णतः सचेत नहीं रह पाता। इसलिए मैं पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि कोई मेरी इन टिप्पणियों को पढ़े तो उन्हें केवल सीखने के दृष्टिकोण से ही देखें। मेरा उद्देश्य किसी बात को सिद्ध करना या स्वयं को विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करना नहीं है। मैं केवल अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए और जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे लागू करने के लिए अपने अवलोकनों को लिख रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि ज्ञान का पुनरावर्तन और अभ्यास न किया जाए तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरा प्रयास केवल अभ्यास, चिंतन और अपनी समझ को और बेहतर बनाने का है। आशा है कि मेरी इस भावना को सही रूप में समझा जाएगा।